तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लेमी नाम किम को रोक लेता है और कह रहा होता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि सोंग जिंग के भाई बहनों को फूड पॉइजन हो गई थी। जहाँ तक मुझे याद है उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया अपन को। और फिर लेमी नाम किम को रोक लेता है और कह रहा होता है खुद को एक्सप्लेन करो, आखिर तुम्हें कैसे पता कि सोंग जिंग के भाई को और सोंग जिंग के भाई बहनों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। दिखाते हैं किम लेमी नाम के हार्ट को फटाक से छटक देता है और कह रहा होता है मेरे को जाने दो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतना ओवर मत करो। तो उसके बहन भाई कुछ खाने के बाद बीमार हो गए तो मैंने बस गैस करा कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई होगी और हो सकता है कि उन्होंने कुछ और का दिया वो कुछ खा लिया और सोचेंगे मेरे ऊपर भड़क गया। और तुम इस तरह से रेड क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने दोस्त के ऊपर भरोसा नहीं? लेमिना बोलता है हैंग योल, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। किम बोलता है हाँ ऑफ कोर्स यार, और वो स्कूल से बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है क्या दोस्त कितना रेटिकुलस है, मैंने तुमको अपने क्लोज बस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम बॉक्सिंग में थोड़े बहुत अच्छे हो गॉड सब कुछ कितना टाइट हो गया है, आखिर वो होता कौन है मेरे को बताने वाला कि मुझे क्या करना है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, ये सारी तुम्हारी गलती है वर्कर सॉन्ग, तुम बस इंतजार करो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और फिर इसके बाद हमें वर्ल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। मून चिंगो से कह रही होती है जरा अपना मुंह ओपन करो, चिंगो आ करता है तो मुंह उसके मुंह में कुछ डाल देती है और वो पूछा होता है ये क्या है। मून बोलती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये एक माउथ गार्ड है जो तुम्हारे दांत और चिन को प्रोटेक्ट करेगा। चिंगो पूछता है लेकिन आखिर सडनली तुमने मुझे ये क्यों दे दिया। मून बोलती है क्योंकि आज से तुम बहुत ज़्यादा हिट होने वाले हो, आप लोग हिटिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं तुम्हारे ऊपर इजी जाने की कोशिश करूंगी और अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हो सकता है कि तुम्हारा मुंह टूट जाए। ये सुनते से चिंगो घबरा जाता है और कह रहा होता है ये बात कहते हुए तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। और मुंह शर्माते हुए बोलती है वैसे मैंने उस माउथ गार्ड का यूज़ थोड़ा बहुत करके रखा हुआ है और मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे मुंह में फिट होगा या नहीं, और वैसे आप लोग इसे इनडायरेक्ट कह सकते हैं, तुम समझ रहे हो ना। दिखाया जाता है ये सुनते से डडल चिल्लाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। मुन बोलती है ठीक है चलो अब स्पारिंग शुरू करते हैं, प्लेयर्स रिंग में आ जाओ। डडल बोलती है आखिर मुझे ये काम क्यों करना है, तुम दुष्ट औरत, तो तुम चाहती हो कि जिंगी और मैं अलग हो जाएं, क्यों तुम हम दोनों को अलग करने की कोशिश करना चाहती हो। मून बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम इस पार्ट में सोंग जिंगी की हेल्प करना चाहती हो, और साथ ही वो कहती है घंटी बजा दो, और साथ ही फिर यहाँ पर घंटी बज जाती है। मून कहते हो बेल बज चुकी है, जबकि डडल अभी भी कहने में लगी हुई रहती है तुम एक नंबर की दुष्ट औरत हो मोटी कहेंगे, बस इंतजार करो। और फिर साथ ही वो भी तैयार हो जाती है और बोलती है सोंग जिंगी प्लीज मेरे को माफ कर देना, मैं वाकई में तुम्हारे पर बहुत ज्यादा ईजी जाऊंगी। और फिर डडल सोंग जिंगी को बहुत धीरे से पंच करती है और शर्माते हुए कहती है मेरे को नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मैं अपने सोंग जिंगी को बस इसी तरह से टच कर सकती हूँ। ये देख के मुंह चलाना शुरू कर देती है और फिर उसके पास से ग्लव ले लेती है, बोलती है पिंकी मुझे दो, तुझसे तो कुछ नहीं होता। डडल उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है, बोलती है मोटी तेरा प्लान फेल हो गया हम दोनों को अलग करने का। मुंह थोड़ा सीरियस लुक देते हुए कहती है सोंग जिंगी मैं तुमको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने इसके लिए कहा था इसलिए मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। सोंग जिंगी कहता है ठीक है, और फिर साथ ही मून उसमें एक पंच मारती है और ये वाला पंच थोड़ा जोरदार होता है। सोंग जिंगी एकदम हैरान रह जाता है और पीछे रस्सियों के साथ जाकर ठोकता है। मून कहती है इस जैब की वजह से अपने गार्ड को डाउन मत करो, जल्दी करो और ढंग से खड़े हो जाओ। ठीक है अब मैं फिर से आ रही हूँ, और फिर वो सोंग जिंगी को कंटिन्यू पंच मारना स्टार्ट करती है और एक उसकी पसली में भी दे मारती है। सोंग जिंगी अब वहीं रस्सी से टेक लगा के खड़ा हो जाता है और बोलते है जरा रुको। मून बोलती है तुम्हें मैच के दौरान हैंग ऑन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटली मारा है, तुम इसे मर नहीं चाहोगे, क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर इसे रोकना चाहते हो, जल्दी करो और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाओ। जबकि डडल पीछे से रोते हुए कह रही होती है तो दुष्ट औरत कहेंगी मोटी। सोंग जिंगी डबल से अपने पोजीशन पे आता है, बोलता है ठीक है कंटिन्यू करते हैं, और फिर बॉक्सिंग ग्लव से भम भम की आवाज़ें आ रही होती है। जो मून है वो सोंग जिंगी को कंटिन्यू पंच पे पंच मारे जा रही होती है बिना रुके, और फिर घंटी बज जाती है, मून रुक जाती है, जबकि डडल कोने में खड़ी हुई रो रही होती है और सोंग जिंगी अभी भी खड़ा हुआ रहता है अपने पैरों पे। मून बोलते हैं ठीक है अभी से यहीं एंड करते हैं, 3 राउंड हो चुके हैं और आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम्हारे पास तो वाकई में गुड स्टेमिना है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से 3 राउंड तक टिक पाना वाकई में काफ़ी अच्छा है। और मैं जानती हूँ कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जिंगू तुम मार खाने में वाकई में काफ़ी अच्छे हो, तुम ब्लोज को काफ़ी अच्छी तरह से रहते हो, शायद इसलिए क्योंकि तुमने बहुत मार खाई है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने अपने फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा रखा, तुमने एंड तक अपने गार्ड को अप रखा, वाकई में काफ़ी ग्रेट था। डडल टाबुल लेके सोंग जिंगू के पास आ जाती है और बोलती है सोंग जिंगू क्या तुम हर्ट हो गए। तभी मून बोलती है लेकिन जरा रुको ये एक स्पार था, तो आखिर तुमने मेरे को एक भी पंच क्यों नहीं मारा, तुम कंटिन्यू बस मेरे से पंचेस खा रहे थे और तुमने एक भी पंच बैक नहीं करा, मैंने तुमको काफ़ी सारी ओपनिंग भी दी थी। सोंग जिंगू कहने लगता है असल में, तभी मून बोलती है सोंग जिंगू कहीं ऐसा तो नहीं तुम मार खाने से ज़्यादा लोगों को मारने से डरते हो। दिखा दिया सुनने के बाद सोंग जिंगू भी आगे से कुछ नहीं कह पाता, ये सुनते से मून अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है हाँ क्या मुसीबत है, तुम्हारा स्टेमिना और बाकी सब कुछ भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग हो गई है। सोंग जिंगू तुमने कहा कि उन लोगों ने तुमको काफ़ी ज़्यादा बुली किया है और इसी वजह से गुरा है कि वो थग्स तुमको इतना ज़्यादा डाउन समझते हैं, तुमने कुछ भी नहीं करा, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसके बावजूद उन लोगों ने तुमको बुली करा, और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा एंग्री और फ्रस्ट्रेशन करने वाली बात है। ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका रीज़न क्या है कि उन लोगों ने तुम्हें चुना और तुम अभी तक बुली हो रहे हो।
हो, इसका रीज़न ये है कि तुमने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। सॉन्ग जिंग्यू आगे से कुछ नहीं बोल पाता। मून बोलती है अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं बदलने वाला। और फिर हमें बताया जाता है आज से एक हफ्ते बाद प्राइमरी स्टार्ट हो जाएंगे और सॉन्ग जिंग्यू यहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है पंचिंग बैग के साथ। पंच मारे जा रहा होता है पंचिंग बैग को और मून खड़ी खड़ी दूर से देख रही होती है। और इस बार यहाँ पर क्वीन भी आई है। मून बोलती है काफ़ी बेटर हो गया है, वो एक फास्ट लर्नर है। मेरे को लगता है कि दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन वो अपने दोनों आर्म का यूज़ करता है। और वो एक मैन है तो उसके पंचेस थोड़े हैवी फील होते हैं, लेकिन वो अपने पंचेस के अंदर वेट पुट नहीं कर पाता है। और आजकल तो तुम यहाँ पर काफ़ी आ रही हो, क्या तुमको उसकी फिक्र हो रही है? अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम उसे क्यों नहीं सिखाती कि ये कैसे करते हैं? दिखाती है। सुनते से क्वीन मून की तरफ एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है क्या मुझे ये करना चाहिए? और फिर साथ ही वो जिंगू के पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ही पंचेस मार लो, लेकिन इस तरह के पंचेस के साथ तुम किसी को भी नॉकआउट नहीं कर पाओगे। तुमको अपने पंचेस के पीछे वेट पुट करने की जरूरत है, कुछ इस तरह से। और ऐसा कहते साथ ही वो एक जोरदार किक मार के बताती है जिससे पूरा पंचिंग बैग ही बुरी तरह से हिल जाता है और देख के जिंगू एकदम शौक रह जाता है। क्वीन बोलती है मेरा वजन 50 किलोग्राम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है अगर तुम अपने वेट को सही तरह से अपने अटैक में पुट कर लेते हो और तुम लगभग 70 किलोग्राम के तो हो गए। अगर तुमने अपने अटैक्स में वेट पुट करना सीख लिया तो तुम एक जोरदार अटैक मार पाओगे जिससे तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट को नॉकआउट कर सको। और साथ ही तुमको एक चीज़ नोट करने की जरूरत है, जो मून यंग है ना उसका वजन 59 किलोग्राम है। ये सुनते से मून एकदम चढ़े आती है। जिंगू बोलता है क्या ली मून यंग? वैसे उसे देखने से लगता है कि हाँ वो काफ़ी वजनदार है, भारी है, लेकिन क्वीन सुन में तुम्हारा वजन 50 किलोग्राम है, मैंने सोचा था कि तुम इससे ज़्यादा हैवियर हो। और फिर तभी यहाँ पर मून बीच में आ जाती है। जिंगू से कहने लगती है मेरा वजन एकदम आइडियल बॉडी वेट है, मेरी हाइट और एज के हिसाब से। वैसे भी टीवी के ऊपर जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं वो सारे ही अंडरवेट टीन है। और ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं एकदम फिजिकली फिट हूँ, मेरे अंदर हग अमाउंट में मसल्स हैं। सॉन्ग जिंगू कहता है मुझे माफ़ करना, मैं इन चीज़ों में इतना अच्छा नहीं हूँ। तभी दरवाज़ा खोलते हुए डर लग जाती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग, और ये कितनी बुरी खबर है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा हाल ही में वजन काफ़ी बढ़ गया है। मेरे को सॉन्ग जिंगू के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो मुझे भी खुद टेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया। अब मेरा वज़न 45 किलोग्राम है और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मैं तो एकदम पिग बन गई हूँ। और साथ ही वो उन लोगों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, जबकि क्वीन और मून दोनों ही काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि डडल तो उनसे भी ज़्यादा कम हैवी है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सॉन्ग जिंगू नल के पास अपना मुँह धो रहा होता है और साथ ही बनियान से पानी निकालता है और सोच रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मुझे इतना पसीना आया है। और साथ ही वो थोड़ा जब साइड देखता है तो सारी लड़कियां उसी की तरफ देख के शर्मा रही होती हैं और फिर वो फटाक से फ़ोन निकाल के उसकी पिक्चर खींचना भी शुरू कर देती हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम हो जाती है और सॉन्ग जिंगू अपने घर की तरफ चलते हुए जा रहा होता है और मून की बात याद करता है। मून ने उससे कहा था तुम मार खाने में तो कंफर्टेबल हो, लेकिन तुम दूसरों को पंच मारने में काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो और एक मैच में तुम्हें मारना भी पड़ता है और मार खाने भी पड़ती है, इसलिए दोनों चीज़ें एक बैलेंस में होनी चाहिए। और सॉन्ग जिंगू अभी इसी के बारे में सोच रहा होता है। सॉन्ग जिंगू कहता है मुझे पता है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा मैं फिर भी नहीं कर पाया। मैंने कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं करी है और मेरे को फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्या मैं वाकई में ये कर भी पाऊँगा? और फिर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचता है वो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि किम बैठा हुआ रहता है उसके घर के पास से और क्या होता है ओ वर्कर सॉन्ग तुम आ गए, और साथ ही उसे इशारा करते हुए बोलता है यहाँ पर आप बेवकूफ़, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो चलो इसे जल्दी से फिनिश करते हैं। सॉन्ग जिंगू उसको देख के काफ़ी घबराया हुआ रहता है, बोलता है किम आगे तुम यहाँ पर क्यों हो? किम उठ के खड़ा होता है, बोलता है अरे नहीं मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, हाथ पैर शोल्डर ऐसी कोई जगह नहीं है जो हट नहीं हो रही हो। सॉन्ग जिंगू उससे बोलता है अपन दोनों तो मैच में मिलने वाले थे तो तुम यहाँ पर क्यों हो? कहते में कि उसमें जोरदार चाटा मार देता है, तू चुप कर, क्या मैंने तेरे से बोला बात करने के लिए? और हाँ मैच बास्टर तो बहुत जल्दी पॉइंट पर आ गया, ये सारा झमेला बस तेरी वजह से हुआ है वर्कआउट सॉन्ग। और साथ ही वो उसमें पंच मारने लगता है और कह रहा होता है बास्टर बस तेरी वजह से मुझे पूरा दिन ट्रेन करना पड़ता है, आखिर तेरे जैसे किसी बास्टर से लड़ने के लिए मुझे पूरा दिन ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है? हाँ तो कुछ बोलता क्यों नहीं? तेरी सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तेरे भाई बहनों को फूड पॉइजनिंग हो गई तो आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है बास्टर्ड? अगर वो मर भी जाते तो भी क्या होता? हाँ यू क्रेजी बास्टर्ड, दिखा दे। सॉन्ग जिंगू रोना शुरू कर देता है। किम बोलता है अब क्या हो गया तुझे, अब आखिर तू क्यों रो रहा है? भगवान कैसा बेवकूफ है, मेरे को विश्वास नहीं होता कि मेरी फाइट तेरे जैसे किसी के साथ होने वाली है। जिंगू बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और ये सुनते से ही किम थोड़ा शौक हो जाता है। जिंगू कहता है मैंने सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड में किसी को भी नहीं मार सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि
मैं तुझे जरूर मार सकता हूँ। ये बात सुनते से ही किम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोंग जिंग को कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है क्या कहा तूने कमीने, जरा एक बार बोल। वर्कर सोंग जरा अपनी औकात में रहे, तूने बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, तेरे को लगता है कि तू मेरे को हरा लेगा। सोंग जिंग कहता है मुझे छोड़, अपन दोनों मैच में एक दूसरे से मिलेंगे। किम उसमें एक जोरदार पंच दे मारता है, बोलता है तेरे को क्या लगता है कि तू मुझे वहां पर हरा लेगा, चल सब यहीं पर करके देख लेते हैं, कोशिश करके देख ले पुश ओवर। और साथ ही वो आगे बढ़ के सोंग जिंग को पंच मारता है। सोंग जिंग डॉज कर जाता है उसके पंच से, वो कहता है ओ तूने डॉज करा, कितना क्यूट है। और साथ ही वो उस पर एक साइड पंच मारता है, बट सोंग जिंग अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है कि तभी स्वांग सोंग जिंग को पकड़ लेता है और झुकाते हुए उसके पेट में एक जोरदार कैनी मारता है। सोंग जिंग की हालत खराब हो जाती है, वो पेट पकड़ के खांसना शुरू कर देता है। स्वांग कहता है भले मैं अभी थका हुआ हूँ, लेकिन तेरे जैसे किसी के सामने मैं तब भी नहीं हारने वाला, और लात मारने लगता है सोंग जिंग को। सोंग जिंग उसके लात ही पकड़ लेता है और साथ ही उसे दीवार से टिका लेता है और फिर एक जोरदार पंच मारता है, भम की आवाज आती है। सोंग पूरी तरह से घबरा जाता है। सोंग जिंग ने उसको नहीं बल्कि साइड में दीवार में पंच मारा होता है। सोंग जिंग कहता है मैं नहीं जानता कि अच्छी तरह से फाइट कैसे की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर फाइट नहीं करने वाला। मैंने सुना है कि मैं मैच के अंदर जो चाहे वो कर सकता हूँ, जब तक मैं रूल को फॉलो करूंगा, तो मैं तेरे से वहां पर मिलूंगा और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब दिखाऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ से दफा हो जा, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। और साथ ही सोंग जिंग उसको वहीं छोड़ अंदर चला जाता है कि मैं एकदम शौक रह के वहीं खड़ा रह जाता है और मन ही मन कहता है ये क्या था, मैं एकदम से फ्रीज हो गया। और बस उस वर्कर सॉन्ग की वजह से वो तो बस एक पुश ओवर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यू बास्टर्ड, ठीक है अगर तू रिंग में चाहता है तो अपन रिंग में मिलेंगे। और फिर इसके बाद हमें वर्ल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही डडल सॉन्ग जिंग के हाथ की तरफ देखती है, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और बोलती है आखिर ये कैसे हो गया, आखिर तुम्हारा हाथ इस तरह से कैसे इंजर्ड हो गया। सॉन्ग जिंग कहता है इट्स फाइन, ये तो बस एक स्क्रैच है यार। बट डडल उससे लिपट के जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, मुंह चलाते हुए कहती है अभी तक ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं है, हमें उसे ऑलरेडी डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ और मेरे को नहीं पता कि कल क्या हुआ था, लेकिन उसने अपना हाथ दीवार पे दे मारा और उससे बस एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है, वो एक हफ्ते तक अपने हाथ का यूज नहीं कर पाएगा। तो जिंगू मून से बोलता है मून सुन में तुम्हारा शुक्रिया। मून बोलती है किस चीज के लिए। जिंगू बोलता है कल मुझे बिना रियलाइज हुए कि मैं बस मार खा रहा हूँ, तुमने बताया और मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुली तुमको ऑब्जर्व किया और तुम्हारे अटैक से खुद को डॉज करने को मैनेज करा। मेरे को लगता है कि तुम मुझे काफी अच्छे से सिखा रही हो। मून शर्माते हुए शराब फेल लेती है और बोलती है तो तुम मेरे को खुद को मारने के लिए ठेंस कर रहे हो, और वैसे भी अब इस हफ्ते कुछ अलग होने वाला है, ये वाला हफ्ता डडल के लिए शेड्यूल है। दिखाते डडल तो बहुत ज्यादा खुश होती है, बोलती है अब इस हफ्ते मेरी बारी है। पंच इसके बाद किक आती है और अगर तुम किक मारना चाहते हो तो तुम्हें ताइक्वांडो सीखना चाहिए, चलो सब तैयार हो जाओ। ये सुनते ही उसके चेले लोग हाथों में स्लेट लिए खड़े हो जाते हैं। डडल चिल्लाते हुए कहती है तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ किक की पावर। और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए पहली प्लेट तोड़ती है और दूसरी प्लेट तोड़ती है और तीसरी जो कि बहुत ज्यादा ऊपर होती है, डडल उसको भी तोड़ डालती है और एकदम स्टाइल से नीचे लैंड करती है और बोलती है इसे टाइकेंडो बोलते हैं। और मून डडल को पीटना शुरू कर देती है, बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रही हो, क्या तुम एक्चुअली इसको ऐसा कुछ सिखा भी पाओगे इतने कम टाइम में। हाँ तुम तो बस यहाँ पर शो ऑफ कर रही हो पिंकी कहीं की। डडल बोलती है मोटी तू चुप कर, लड़ना चाहती है आजा। और फिर वो दोनों आपस में थोड़ी देर फाइट करते हैं और फिर डडल सोंग जिंग के पास पहुंच जाती है, बोलती है ठीक है अब मैं थोड़ी सीरियस हूँ, ये करना थोड़ा मुश्किल है और अपने पास वैसे भी काफी कम टाइम है, तो चलो मैं तुमको थोड़ा कुछ और बताती हूँ। अपने अपोनेंट के किक के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ये डिफेंस ट्रेनिंग होगी। और साथ ही डडल सोंग जिंग को बताती है कि जो तुम्हारा फुट होता है वो फिस्ट के कंपेरिजन में ज्यादा हैवी होता है और एक किक को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, किक से तुम इजिली नॉकआउट हो सकते हो और किक 7 डायरेक्शन से आ सकती है और उन सभी को ब्लॉक करने के लिए तुमको कोई ना कोई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तुमको काफी डिफरेंट टेक्निक की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जब कोई बंदा किक के लिए अटेम्प्ट करता है तो वो अपने फीट की पोजीशन को हल्का सा चेंज करता है, अपनी बॉडी को थोड़ा ओपन करता है, स्टैंड लेता है और इसी टाइम पर तुमको रेड करते हुए डिफेंड करना है खुद को। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरह से ली मून यंग जरा अपने पैर से मेरे ऊपर अटैक करो। ली मून यंग बोलती है मैं ठीक है और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए डडल के पाँव के ऊपर पाँव रख देती है। फिर होना क्या था, दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। डडल मून को मोटी पिक बोल रही होती है, मून भी उसे चढ़ा रही होती है तू लिटिल छुया कहीं की टिनी। सोंग जिंग सोच रहा होता है किक्स मेरे को इसके बारे में पता चल गया है थोड़ा बहुत, कल जब उसने मेरे ऊपर अटैक करा था तो मैंने कल देखा किक्स को और मैं उनको ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है, लेकिन लकीली मैंने उसके एक किक को पकड़ लिया था। और फिर सोंग जिंग इमेजिन करता है पंच और किक्स को आते हुए देखो और उनसे बचने की कोशिश करो, सामने वाला तुमको खुद ओपनिंग देगा, ओपनिंग ढूंढो और फिर एक काउंटर अटैक लॉन्च करो। सोंग जिंग सोच रहा होता है लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है डडल रो रही होती है और बोलती है सोंग जिंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं पक्का तुम्हारे ऊपर इजी जाऊंगी माय डियर। और साथ ही वो किक
मार देती है, सोंग जिंगू के पैर के ऊपर अटैक कर रही होती है। सोंग जिंगू का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो रॉब को पकड़ लेती है, रॉब को पकड़ लेता है। मूंछ लाते हुए कहती है रॉब को मत पकड़ो, वहाँ प्राइमरीज रिंग में रॉब्स नहीं होंगी। डडल रोते हुए जिंगू के पास आती है और बोलती है डार्लिंग मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा हार्ट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे दिल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, क्या आज के लिए बस इतना ही रहने दें अपन लोग। सोंग जिंगू कहता है नहीं अभी मुझे 2 और राउंड्स करने हैं। मुंह सोचती है ओ इसका पैर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक बिगनर है, तो बिना किसी प्रैक्टिस के ये बस अभी उसकी किक को ले रहा है अपने ऊपर डायरेक्टली। और फिर वो डडल को अपने पास बुलाती है, कहती है डडल ज़रा यहाँ पर आना, और बोलती है ज़रा और फोर्स के साथ कोशिश करो। और डडल मना करती है, बोलती है मेरा सोंग जिंगू हर्ट हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती। मून बोलती है अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे करना पड़ेगा, और तुम तो जानती हो अगर मैं करूँगी तो मेरा खुद के पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तुम्हारे जितना, और मैं अपनी फुल फोर्स के साथ सोंग जिंगू के ऊपर अटैक कर दूंगी। ये सुनते ही डडल मून को 1 नंबर के डेविल पिक बोलती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मून चलाते हुए कह रही होती है सोंग जिंगू ज़रा जोर से चलाओ, और फाइटिंग स्किल से पहले टेंसिटी के बारे में होती है। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद सोंग जिंगू वैसे ही करता है। और फिर इसके बाद हमें गोरा हाई का सीन दिखाया जाता है, इन लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही होती है। कोच चलाते हुए कहता है ज़रा और जोर से मार, और साथ ही वो किम में खुद एक मार देता है। किम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, वो पीछे की तरफ गिरने ऐसा लगता है। कोच चलाते हुए कहता है ज़रा मेरा अटैक से टॉर्च करने की कोशिश करो और सही स्टैंड में खड़े रहो। दिखाते हैं किम कोच को गाली देता हुआ एक जोरदार पंच मारता है। कोच बोलता है ओ ये लास्ट वाले से अच्छा था, हालांकि तुम्हारे पास प्रॉपर बेसिक स्किल नहीं है लेकिन तुम्हारे पास काफ़ी डिटर्मिनेशन है, मैं देख पा रहा हूँ किसी चीज़ ने तुमको मोटिवेट कर दिया है। और साथ ही कोच उसको फेंक के मारता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हारी ये घटिया लैंग्वेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड। वो कहता है सॉरी सर, मैं बस कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। कोच बोलता है लाइन में खड़े हो, तो सभी लोग इकट्ठा होकर कोच के सामने खड़े हो जाते हैं। कोच कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और जितना टाइम अभी बाकी है उसमें आप लोग एकदम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ। और साथ ही कोच तो सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पर एकदम अपना बेस्ट देने की जरूरत है, तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा फिर कैसे। और वो चलाते हुए कहता है तुमको गोरा हाई के प्राइड के लिए ये करना होगा, और साथ ही वो मन ही मन कहता है तुमको अच्छा करना होगा ताकि मैं उस वाइल्ड गार्ड लीना को देख सकूं। कोच बोलता है भले हमारे पास ज़्यादा फाइटर्स नहीं है लेकिन तुम सभी के सभी मैचेस तक पहुंचोगे, फाइनल राउंड तक पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ। जबकि वो मन ही मन कहता है तुमको टॉप तक पहुंच नहीं होगा ताकि लीना मेरे को नोटिस करे और मैं उसके दिल के करीब हो सकूं। कोच लाते हुए कहता है हम उस वाइल्ड हाई को अपना असली कलर दिखा देंगे, हम बता देंगे उन लोगों को कि हमारा असली स्टेटस क्या है। और वो मन ही मन कह रहा होता है मैं लीना को अपनी हैंडसम साइड दिखाऊंगा और फिर वो मेरी दीवानी हो जाएगी। और साथ ही वो चलाते हुए बोलता है मैं लीना का दिल जीत लूंगा, वो मेरी होगी, फिर हम दोनों की शादी होगी और फिर हम हैप्पी हैप्पी रहने लगेंगे। ये सुनते से एकदम सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारे कोच ये क्या बोल रहे हैं, और कोच को भी समझ में आ जाते हैं कि उसने क्या बग दिया। तो वो फटाक से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको ऊपर कूद पड़ता है। वो कह रहा होता है क्या हो गया कोच आपको? कोच लाते हुए कहता है ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जरा अच्छे से करो ब्रैट्स। और फिर हमें दिखाया जाता है वाइल्ड हाई वालों ने सोंग जिंगू के लिए भी एक मेल शावर रूम बनवा दिया होता है। सोंग जिंगू उसी के सामने खड़ा होता है और बोलता है तो ये मेल शावर रूम फाइनली कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल कहता है हाँ अभी तुम करेंट में हमारे स्कूल के इकलौते मेल स्टूडेंट हो, इसलिए जब तुम इस फैसिलिटीज का यूज करो तो जरा संभल कर रहना और भूलना मत ये थोड़ी स्पेशल चीजें जो स्कूल ने तुमको दी है। और सोंग जिंगू कहता है हाँ सर और आपका शुक्रिया, लेकिन और फिर वो दोनों साइड में देखते हैं यहाँ पर लड़कियां खड़ी होती है कैमरे के साथ। और प्रिंसिपल जिंगू को दरवाजा खोल के दिखाता है और बोलता है परेशान मत हो, जब तुम अंदर जाओगे ना तो ये दरवाजा लॉक हो जाएगा और फिर ये मेल के फिंगरप्रिंट से ही ओनली ओपन होगा। और फैसिलिटीज का यूज करने के बाद नल बंद करना बिल्कुल भी मत भूलना, पानी वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। सोंग जिंगू कहता है हाँ सर। और फिर जैसे वो अंदर जाता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है। तभी यहाँ पर कोई ना जाती है और बताने लगती है कि ये सारा कुछ वाई के कंपनी ने बनाया है और मैं श्योर नहीं थी कि ये तुमको पसंद आएगा या नहीं। दिखाती है सुनते से जिंगू हैरान हो जाता है और बोलते हैं सुन बे क्या ये सब कुछ तुमने प्रिपेयर करवाया है? क्वीन बोलती है मैं काफ़ी बोर हो रही थी तो मैंने अपने मैनेजर से कॉल करके बोला कि वो यहाँ का सब कुछ संभाले और ऐसा सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए नहीं करवाया है। और मैंने सुना है कि 10 लोग जिन्हें आर्किटेक्चर का और वर्ल्ड फेमस प्राइज मिला है, लोगों ने खुद यहाँ पर आके काम करा है, ये बिल्डिंग बनाई है। और साथ ही क्वीन जिंगू को बार टब दिखाती है और बता रही होती है कि मैंने कहा था उनसे बार टब लगाने के लिए और इसमें ज़्यादा शर्माने की बात नहीं है, तुम अच्छे से इसमें बैठ कर नहा सकते हो और यहाँ पर स्पेशल लड़कों के लिए बाथरूम टॉयज भी रखे हैं। और फिर ये सब बताने के बाद क्वीन यहाँ से जाने लगती है, बोलती है अच्छे से यूज़ करना है इसका। और फिर जाने से पहले वो मुड़ के सोंग जिंगू की तरफ देखती है और बोलती है अच्छे से नहाना। और पीछे वो सही लड़कियाँ घायल हो जाती हैं और सोंग जिंगू एकदम हैरान परेशान रह जाता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सोंग जिंगू नहा रहा होता है उसी बाथरूम में। सोंग जिंगू बोलता है मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान है, मेरी इतनी पिटाई पहले कभी नहीं हुई, एक फाइटर बनना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन ये अजीब बात है, हालांकि मेरे पूरे शरीर पर इतने सारे घाव हैं फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एकदम सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। सोंग
सॉन्ग जिंग बना रहा होता है ब्रेकफास्ट अपने बहन भाइयों के लिए और उनसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी मत देखा करो, तुमको स्कूल जाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। वो लोग टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पे वाइल्ड लीग की ही न्यूज़ चल रही होती है कि वाइल्ड लीग स्टार्ट होने वाली है और साथ ही टीवी के ऊपर क्वीन के हाइलाइट्स भी दिखा रहे होते हैं। वो दोनों बोलते हैं जरा देखो ब्रदर, क्वीन नूना टीवी पर दिखाते कमेंट्री करने वाले और क्वीन की तारीफें कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा कमाल की है, उसे तो बस अभी आए हुए 2 साल ही हुए हैं और वाइल्ड लीग के अंदर तो कोई वेट क्लास ही नहीं है, लेकिन क्वीन के सामने वेट क्लास तो कोई मैटर ही नहीं करती और वो ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग फीमेल फाइटर है। और साथ ही उसके वो वाली हाइलाइट दिखाने लगते हैं जब उसने किम हाइशाइन के साथ फाइट की थी और भी तारीफें करते हैं वो लोग। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो होस्ट रहती है और वो तो वाइल्ड हाई में पहुंच जाती है क्वीन का इंटरव्यू लेने के लिए और ये लोग उसे टीवी पे देख रहे होते हैं। होस्ट क्वीन से बोलती है हेलो क्वीन, वाइल्ड लीग स्टार्ट होने वाली है और दुनिया भर के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो लोग मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं क्योंकि अभी बिल्कुल भी सेटअप नहीं बना है कि कौन किसके साथ होने वाला है और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। क्वीन बोलती है इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है और स्पोर्ट बस मेरी एक हॉबी है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा ओपोनेंट चाहे कोई भी हो। और वो होस्ट बोलती है वैसे अफवाहों में सुनने के लिए आ रहा है कि ये वाइल्ड लीग के अंदर आपका लास्ट साल होने वाला है, आप अगले साल से स्टडी के ऊपर फोकस करोगे, क्या ये बात सच है। क्वीन बोलती है मेरे को इस बारे में कुछ नहीं कहना और कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती, लेकिन मैं ये ज़रूर मेक श्योर करूँगी कि मेरे को एक हाउस 5 तो बिल्कुल नहीं बनना। सॉरी, अब ये इंटरव्यू यहीं पर एंड होता है और क्वीन आगे कुछ नहीं बोलती, जबकि डडल यहाँ पे बोर्ड लेके खड़ी रहती है जिंगू लव डल। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है। सॉन्ग जिंगू आता है स्कूल में तो मून साइकिल लेके जाने लगती है। सॉन्ग जिंगू पूछता है अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं। मून बोलती है आज आप लोग क्वीन के घर पर ट्रेनिंग करने वाले हैं, उसने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलूं। जिंगू बोलता है क्या क्वीन सुनबे के घर पर लेकिन आखिर सडनली क्यों। मून बोलती है मुझे लगता है कि उसके कुछ प्लान्स है इसलिए उसने तुमको बुलाया है, चलो चलते हैं। और मून साइकिल के पीछे बैठ जाती है और जिंगू से बोलती है आगे तुम ऐसे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं साइकिल चलाऊं। हाँ, और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सॉन्ग जिंगू को ही साइकिल चलाने पड़ती है, मून पीछे बैठी हुई रहती है। मून बोलती है मेरे को खुशी है कि तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है, लेकिन खुद को ज़्यादा पुश मत करना, तो तुमने काफ़ी कुछ सीख लिया है क्योंकि तुम एक फास्ट लर्नर हो, लेकिन याद रखना तुम अभी भी बिगिनर हो और कोई भी इंजरी के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए फाइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी है, याद रखना। सॉन्ग जिंगू कहता है ठीक है और मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और वो बोलते हैं क्या। सॉन्ग जिंगू कहता है आखिर तुम मेरे को कब तक इस तरह से पकड़े रहने वाली हो। मून बोलते हैं कम ऑन यार, क्या ये कुछ वैसा नहीं है जैसा टीवियों में दिखाते हैं। और फिर हमें डबल से बॉक्सिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है। डडल यहाँ पर आ चुकी रहती है, उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो बोलती है आगे बोलो कितना टाइम लेके यहाँ पर आने में। जबकि सॉन्ग जिंगू और डडल तो साइकिल चलाते हुए क्वीन के घर की तरफ जा रहे होते हैं। सॉन्ग जिंगू पूछता है आखिर क्वीन का घर और कितना दूर है। मून बोलती है आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, अब लोग तो ऑलरेडी क्वीन की जगह पर पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले ही, जब वो अब लोग मेन गेट से गुजरे थे उसके पास से तुम जो कुछ भी देख रहे हो ना ये सारा क्वीन का ही है, ये सारा क्वीन के घर के अंदर आता है। दिखा दिया सुनते ही सॉन्ग जिंगू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर साथ ही वो लोग क्वीन के मकान के सामने पहुंच जाते हैं। जिंगू कहता है ओ ये है हाउस, ये कितना बड़ा है। और फिर साथ ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं। सॉन्ग जिंगू हैरानी से सब कुछ देख रहा होता है और मून बताती है यहाँ पर उसका एक पर्सनल खुद का जिम है। दिखाया जाता है सुनते ही सॉन्ग जिंगू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या इस घर के अंदर उसका एक पर्सनल जिम भी है। मून बोलती है अभी ज़्यादा सरप्राइज मत हो यार, और साथ ही वो दरवाज़ा खोल देती है और क्वीन को आवाज़ देते हुए बोलती है हम लोग यहाँ पर आ गए। जिंगू देखता है क्वीन प्रैक्टिस कर रही होती है रिंग के अंदर। क्वीन रॉब के पास आती है और बोलती है सॉन्ग जिंगू प्राइम रेस के पहले मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया क्योंकि मेरे को किसी के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग करवानी है। ये सुनते ही जिंगू थोड़ा हैरान हो जाता है। मून बोलती है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा। क्वीन बोलती है तुमको स्पार करनी होगी एक सिमिलर अपोनेंट के साथ। जिंगू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है क्या मुझे तुम्हारे खिलाफ स्पार करनी पड़ेगी। क्वीन बोलती है तुमको क्या लगता है कि अपन दोनों सेम लेवल पर है, अगर मैंने अपने स्किल के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा खुद के ऊपर तो अगर अपन दोनों के बीच में फाइट होती है तो हो सकता है कि तुम शायद मर जाओ। मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट नहीं करने वाली बल्कि मैं तुम्हारी फाइट एक रियल पोलेंट के साथ कराने वाली हूँ जिसका लेवल तुम्हारे जितना सेम हो। और वैसे भी किसी के साथ स्पार करना काफ़ी अच्छा वर्कआउट है फाइटिंग के लिए, और अगर वो भी तुम्हारे जितना सेम लेवल पर हो तो और भी अच्छा। लेकिन तुम अभी बिगनर हो और तुम्हारे लिए ऐसा सेम पार्टनर ढूंढना जो तुम्हारे लेवल पर ही हो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सॉन्ग जिंगू कहता है वेल मेरे को एक बात की चिंता है, क्या वो जिसके साथ मेरी फाइट हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो साइज में, वैसे भी वाइल्ड लीग तो ओपन क्लास है। क्वीन बोलती है मैचिंग वेट क्लास ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुमको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये बात भी सच है कि वजन से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है और तुम्हारे जीतने के चांसेस बड़े आते हैं, लेकिन एंड में वही जीतता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ऐसे एक किस्सा रियल लाइफ में हुआ था कुछ साल पहले। किंग ऑफ फाइटर फेडो का सामना एक ऐसा अपोनेंट के साथ हुआ था जिसका साइज उनसे डबल था, लेकिन उसने बस 9 पंचेस में ही उसकी हालत बेकार कर दी। उसके अपोनेंट ने एक लास्ट एफर्ट मारा लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और वार्डो जीत गया, वो
भी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर, इसलिए बेट को भूल जाओ। इसकी वजह तुमको किसी ऐसे बंदे के साथ फाइट करने की जरूरत है जो कि स्किल में तुम्हारे क्लास तक आओ। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद सोन चिंगू कह रहा होता है तो फिर मेरा ओपोनेंट कौन है। क्वीन बोलती है स्कूल के अंदर कोई भी तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं था, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। ओह देखो वो आ रहा है, और फिर यहाँ पर म्यूजिक की आवाज आती है और फिर एंट्री होती है क्वीन के छोटे भाई की। क्वीन बताती है ये मेरा ब्रदर है। तो सोंग जिंगू उसको देख के एकदम शौक रह जाता है। मून बोलते हो वाओ सांग, मैं तुमको काफी टाइम बाद देख रही हूँ, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। सांग बोलता है तो कौन है मेरा अपोनेंट। ये ब्रेड सोंग जिंगू उसकी तरफ देखता है और बोलता है अरे ये तो बस एक बच्चा है। क्वीन बोलती है वो हमारा होने वाला सक्सेसर है, तो उसे तक मत आको। मून बोलती है लगता है कि मजा आने वाला है। एक भी रोप से उछलता हुआ रिंग के अंदर जाके खड़ा हो जाता है और सोंग जिंगू से कहता है आ जाओ। सोंग जिंगू कहता है क्या मैं वाकई में एक बच्चे के साथ फाइट करने वाला हूँ। सेक बोलता है आजकल मेरी बहन काफी अजीब तरह से ऐड करती है और लगता है कि इसके रीजन तुम ही हो। और फिर दिखाया जाता है दोनों फाइटर्स रेडी हो रहे होते हैं अपने अपने कॉर्नर में। सोंग जिंगू के बारे में बताया जाता है ये है सोंग जिंगू, इसकी हाइट है 179 सेंटीमीटर और वजन है 67 किलोग्राम और ये 3 हफ्ते से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। क्वीन के भाई के बारे में बताया जाता है ये है इन सियोंग यून, इसकी हाइट है 178 सेंटीमीटर, वजन 46 किलोग्राम और ये भाई के ग्रुप का होने वाला सक्सेसर है और ये प्राइवेटली घर पर 5 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। मून बोलती है ठीक है 3 राउंड होंगे, वो भी 3-3 मिनट के, और वाइल्ड लीग के तरह ही सेम रूल अप्लाई होंगे, कोई भी एम्बेरसिंग जगह पर हिट नहीं करेगा और नो एल्बो अलाउड, बाकी सब अलाउड है। ठीक है तो फिर स्टार्ट करो। जिंगू कहता है क्या मेरे को वाकई में ये करना होगा। क्वीन बोलती है उसे इतना कम मत आको, वो बस वजन में ही तुमसे कम है, बाकी सारी चीज़ों में वो तुमसे सुपीरियर है। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। क्वीन का भाई तेज से आगे बढ़ता है, पीछे तो उसका बटलर उसे सपोर्ट कर रहा होता है मास्टर आप बेस्ट हो। क्वीन का भाई आगे बढ़ के सोंग जिंगू के ऊपर पंच मारने लगता है। जिंगू उसके पंच को ब्लो करता है और उसे एहसास होता है, वो कहता है इसके पंच तो काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं और मूनसुनबे के पंच इसको गार्ड करने के कंपेरिजन में इसको गार्ड करना तो बहुत ही आसान है। क्या मैं वाकई में जैसे स्मॉल वन के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और सोंग जिंगू इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी क्वीन का भाई आगे बढ़ के कैनी मार देता है उसके चेहरे पे और सोंग जिंगू डाउन हो जाता है और एकदम उसके होश उड़े हुए रहते हैं कि एकदम से ये क्या हो गया। क्वीन का भाई कॉर्नर में चला जाता है, शायद राउंड ओवर हो गया हो, और जूस पीता है। जबकि क्वीन और मून मैच देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद डबल से वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं हमारी डर्डल को जो कि रिंग में अभी भी उनका इंतजार कर रही होती है और फिर उसे भूख लगती है, वो टिफिन निकाल के खाना खाना शुरू कर देती है और फिर वो स्कूल से निकल जाती है और वर्कशॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे मिस्टर पार्क नज़र आता है। वो कहता है अरे मिस्टर, और वो लोग नहीं आए। वो कहता है अरे डर्डल तुम, और वो बताता है कि मिस और सोंग जिंगू तो 8 बज जाएंगे और क्या तुम उनके साथ नहीं हो। और फिर दिखाते हैं डर्डल मिस्टर पार्क को वो खाने के लिए देती है जो बना के वो लाए थे। मिस्टर पार्क कहते हैं क्या मैं वाकई में इसे खा सकता हूँ, क्या लवली पैकिंग है। और वो उसे खाते हैं, बोलते हैं वाओ ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है डर्डल, तुम तो कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और डर्डल बोलती है आखिर से क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग मुझे पीछे यहाँ अकेला छोड़कर कहीं चले गए, तुम ये सारा फिनिश कर सकते हो। और साथ ही डर्डल जोर से चिल्लाते हुए कहती है सोंग जिंगू तुम बेवकूफ़ कहीं के इडियट, अगर तुम कहीं जा रहे थे तो तुमको पहले मेरे को कुछ बताना तो चाहिए था। हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मुंह के बल गिरो और तुम्हारी नाक टूट जाए। और डर्डल के बाद सच हो जाती है, सोंग जिंगू की नाक टूट जाती है, गिरने से नहीं बट जिंगू के पंच से। उसने बिल्कुल सोंग जिंगू के चेहरे के ऊपर पंच दे मारा होता है और फिर सोंग जिंगू डबल से डाउन हो जाता है। स्वांग जीत जाता है, बटलर कांग्रेस करते हैं उसको, जबकि सोंग जिंगू अभी भी हैरान परेशान होता है, उसके नाक से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। मुंह चिल्लाते हुए कहती है हे सोंग जिंगू आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम एक बच्चे के खिलाफ इतना ही कर सकते हो, यही तुम्हारा बेस्ट है। ठीक है जल्दी करो और खड़े हो जाओ, फाइट बैक करना है तुम्हें। इंसान बोलता है ओ तुम वाकई में खड़े हो गए, लगता है कि मुझे थोड़ा और ज़ोर से मारना चाहिए था। जिंगू सोच रहा होता है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, डेफिनेटली इसकी फाइटिंग स्किल तो मेरे से कहीं ज़्यादा हायर है। क्वीन का भाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, कहता है इडियट क्या हुआ अगर तुम डबल से खड़े हो गए, और साथ ही धक्का मारते हुए उसे गिरा लेता है, उसके ऊपर चढ़े आता है, बोलता है तुम कमज़ोर हो और अब तुम्हारा काम फिनिश। और साथ ही क्वीन का भाई जिंगू को आम बाहर डाल देता है हाथ वाला लोग और कह रहा होता है गिव अप कर दो, अगर तुमने रेसिस्ट और करा तो तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। तुम जैसा एक कमज़ोर लिटिल गाय मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकता, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी बहन कौन से मैन के साथ बाहर जाएगी। और फिर साथ ही जिंगू थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है और मून से कह रहा होता है कि तुमको मेरे से क्यों जलन होती है। मून बोलती है क्योंकि तुम एक मैन हो, तुम्हारी फिजिकल साइज क्यों काफ़ी बेटर है, भले ही अगर अपन दोनों सेम स्किल पर होते हो अपना बॉडी साइज भी सेम होता तब भी एक मैन को हराना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली उसके स्ट्रेंथ को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क करूँ, लेकिन एक मेल के नेचुरल स्ट्रेंथ को ओवरकम करना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तुमने तो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क को एक्सपीरियंस करा है और तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक एवरेज मेल के हिसाब से काफ़ी बेटर है, इसलिए कम से कम जब मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात आती है तो तुमको अपने से
बराबर है। अपने से हल्के वजन वाली क्लास के किसी पर्सन से हारने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सोंग जिंग्यो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लगता है और क्वीन के भाई से कहता है यू ब्रेड, अब ये गेम यहीं पर ओवर होने वाला है। और साथ ही वो चिल्लाता हुआ क्वीन के भाई को उठा लेता है। इन स्योंग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो खोल के देखता है तो सोंग जिंग्यो ने उसे बस रोप के ऊपर रखा होता है। सोंग जिंग्यो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी के खिलाफ ही फाइट करो, लेकिन कम से कम तुमको हमेशा अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या तुम्हें बात समझ में आई? वो कहता है हाँ बिग ब्रो। और बस यहीं पर इन दोनों की फाइट एंड हो जाती है और शायद सोंग जिंग्यो जीत जाता है यहाँ पर। हालांकि उसकी हालत तो काफ़ी बेकार होती है, यहाँ तक कि मून भी कहती है आखिर आखिर जीतने वाले का फेस इस तरह का क्यों दिख रहा है। जिंगू कहता है मेरे अंदर स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर हम दोनों एकदम सेम वेट के अंदर होते तो मेरा उसको सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। मून बोलती है अब ऐसा भी मत कहो सोन जिंगू, तुमने भी उसमें कुछ जेब मारे थे, हालांकि उसने उन सभी को गार्ड कर लिया। तुम उससे वेट वाइज भी नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि तुम्हारे अंदर स्किल की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हो तो तुम्हारे सामने तुमसे ज़्यादा हेवियर अपोनेंट भी आ जाए तो तब भी तुम उसको हरा सकते हो, चांस रहेगा तुम्हारे पास। इंस्योंग बोलता है अमेजिंग, तुमने मेरे को गिव अप करने पे मजबूर कर दिया। तुम समझ रहे हो अभी तुमने किसका सामना किया? मैं वाई के ग्रुप का होने वाला सक्सेसर हूँ और तुमने अभी मुझे हराया है तो तुमको खुद के अंदर थोड़ा प्राउड तो होना ही चाहिए। और अब मैं अपनी सिस्टर को तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ, गुड लक बिग ब्रो। जिंगी उसकी बातें सुन के हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है आखिर इस घर के लोगों ने इस बच्चे को किस तरह से सिखाया है यार। इंस्योंग अपने बटलर से पूछता है मेरा नेक्स्ट शेड्यूल किस चीज़ का है। वो बताता है कि 1 घंटे में आपके चाइनीज़ लेसन स्टार्ट होने वाले हैं मिस चैन के साथ, सॉरी मिस्टर चैन के साथ। इंसोक बोलता है ठीक है, जब तक मैं गेम्स खेलूंगा और मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। ये सुनते ही मून कहते हैं ये तो अभी भी बस छोटा बच्चा है। और फिर इसके बाद हमें कार वॉशिंग शॉप का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों काम कर रहे होते हैं और डडल कह रही होती है आखिर वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। पार्क बोलता है वो काफ़ी लेट हो गए। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट प्राइमरी से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है पायलट हाई में। प्राइमरी स्टार्ट होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, भीड़ मची रहती है एकदम। चिंग्यू बोलता है आखिर ये सब कुछ वेट वाइज क्यों हो रहा है? मैंने तो टीवी पे देखा था कि वाइल्ड लीग में प्राइमरीज में वेट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है वेट वाइज, तो आखिर ये लोग यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मून बोलती है भले ये वेट वाइज है लेकिन इसका लीग से कोई लेना देना नहीं, मेरे हिसाब से बस ज़्यादा से ज़्यादा एक कोई फिजिकल टेस्ट है, ये चेक करने के लिए कि कोई पर्सन फिट है या नहीं, कहीं उसको कोई इंजरी तो नहीं, बस यही सिंपल चीज़ें चेक होंगे। और फिर दिखाया जाता है सोंग जिंग्यू के टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। सोंग जिंग्यू कह रहा होता है जैसा कि यंग मूनसून मैंने कहा था, यहाँ पर वेट वाइज बस मेरे करंट फॉर्म को वेरीफाई किया जा रहा है, मेरे करंट फिजिकल फॉर्म को। पहले डॉक्टर ने मेरे को एग्जामिन किया और फिर मेरा बॉडी मेजरमेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल टेस्ट, और इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है जिसको तुम नहीं कर सकते अगर तुम इंजर्ड और बीमार हो। और इस साल का टॉपिक है पुलअप्स, अगर तुम 10 पुलअप कर लेते हो तो तुम पास हो जाओगे, दिखाया जाता है। और अब फाइनली यूरिन टेस्ट जिसमें वही चेक कर देंगे कहीं कुछ ड्रग रक्त को नहीं लेके रखा, वही वाला टेस्ट होने वाला है। तो दिखाया जाता है लड़कियां माल के साथ भारी खड़ी होती हैं उसके रूम के और कह रही होती है लिटिल सोंग जिंग्यू क्या तुम्हारी पीपी करना फिनिश हो गई? कम ऑन बाहर आओ, तुम्हारी नूनास तुम्हारा इंतजार कर रही है। जबकि सोंग जिंग्यू अंदर से ही कहता है प्लीज़ मेरे को छोड़ दो यार तुम लोग। और फिर इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है, किम का टेस्ट चल रहा होता है। किम ने यहाँ पर 15 पुलअप्स मारी होती है और वो बोलता है बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, जबकि नीमे नाम अभी भी मारे जा रहा होता है, वो 25 तक कर लेता है। और वहाँ पे बैठा हुआ बंदा बोलता है नंबर 254 और नंबर 255 तुम दोनों ही पास हुए, अच्छा काम करा। किम बोलता है डम, आखिर इस प्राइमरी टेस्ट के लिए भी तुमने इतना क्यों करा? नीमिना बोलता है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, ये तो मैं नॉर्मली कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर एक ग्रुप होता है बोर्ड पे 25 करते हुए जिसमें सभी लोगों के नाम लिखे हुए रहते हैं और उसमें सबसे ऊपर नाम सोंग जिंग्यू का होता है और उसके नीचे नेमी नाम का, और ये नाम पुलअप वाइज लिखे हुए रहते हैं। दिखाया जाता है किम ये देखता है और साथ ही एग्जामिनर से बोलने लगता है वेल सर 25 ग्रुप में जो फाइटर्स के ऑर्डर हैं वो पहले से डिफरेंट है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? दिखा दिया सुनते से एग्जामिनर बोलता है ये ऑर्डर आज के रिजल्ट के हिसाब से बेस्ट हैं। ये सुनते से कि हैरान हो जाता है और बोलता है ये सच नहीं हो सकता, क्या सोंग जिंग्यू इतना अच्छा हो चुका है, इतना बेस्ट बन चुका है, क्या बकवास है? एग्जामिनर बोलता है जरा ढंग से पेश आओ, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी हंगामा करा तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और फिर वो सारे चेक करता है और बोलता है 25 ग्रुप में जो सबसे ऊपर है तुम्हारा मतलब वो सोंग जिंग्यू, उसका एंट्री नंबर 257 है और उसने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उसको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि उसने यूरिन टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और हाँ उसने 27 पुलअप्स मारे हैं क्लियर ही एकदम। और फिर दिखाया जाता है ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं और किम को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सोंग जिंग्यू ने इतना ज़्यादा पुलअप मारे। वो कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूरी कोई गलती हुई है। लीमी नाम कहता है उसने 27 पुलअप्स मारे हैं, तो
मतलब कि उसके अंदर काफ़ी सारा स्टेमिना है। और फिर साथ ही उन लोगों की नज़र डडल के ऊपर पड़ती है। डडल भी उनको देख लेती है और बोलती है अरे तुम दोनों घोड़ा है कि कचड़ो। और साथ ही उनको देखते ही वो गुस्सा हो जाती है। बोलती है अगर मैंने तुम लोगों को सोंग चिंगू को फिर कैसे परेशान करते हुए देख लिया तो मैं तुमको मार डालूंगी। और साथ ही डडल उनको घूर घूर के देखना शुरू कर देती है। किम सोचता है आखिर इसने अब ये किस तरह का आउटफिट पहना हुआ है, फनी लग रही है एकदम। और साथ ही वो डडल का मजाक उड़ाते हुए कहता है लड़कियों के खिलाफ फाइट करना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी गुड फीलिंग नहीं होती। और सोंग चिंगू तो तुम ही लोगों से सीख रहा है, मेरे को उस बेचारे बर्गर सॉन्ग के लिए काफ़ी अफसोस है। दिखाया जाता है ये सुनते से डडल उसको शेर से पकड़ लेती है। हे लाल बालों वाले, मेरे को कहीं सड़क पर दिख मत जाना, नहीं तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगी। और सोंग जिंगू की चिंता करने से पहले तुमको खुद के बारे में सोचना चाहिए। उसको 3S रैंक है वाइल्ड टूर्नामेंट के मेंबर सिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जो तुम सपनों में भी नहीं पा सकते। और तुम बस यहाँ पर फालतू घूम रहे हो खुद को महान समझते हुए, जबकि वहाँ पर सोंग जिंगू हर सेकंड हर मिनट बदलता जा रहा है। कि तभी यहाँ पर एक औरत आ जाती है और डडल के ऊपर चलाना शुरू कर देती है। बोलती है डडल तुमने फिर किसे किचन से इंग्रेडिएंट चुरा ली है। और साथ ही वो डडल के पीछे पड़ जाती है और साथ ही वो चलाते हुए कहती है अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकतें रहे तो मैं तुम्हें किचन से बैन कर दूंगी। जबकि डडल बोल रही होती है प्लीज़ मैं इस बार के लिए जाने दीजिए, हमारे सोंग जिंगू को फ्रेश खाने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद हमें बॉक्सिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है। लीमी नाम और किम बॉक्सिंग क्लब के सामने खड़े हुए रहते हैं और अंदर की तरफ झाँक रहे होते हैं सोंग जिंगू को। वो दोनों देखते हैं सोंग जिंगू अंदर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और पंचिंग बैग को मार मार कर। और वो दोनों खड़े खड़े उसको देख रहे होते हैं। तभी किम बोलता है लीमी नाम चलो अपन भी ट्रेन करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डडल किचन में होती है और खाना पका रही होती है। एक आंटी बोलती है वाओ तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो डडल, मैंने तो सोचा था कि तुम बस फाइटिंग में ही अच्छी हो लेकिन तुम तो खाना भी बना लेती हो। डडल बोलती है अरे ऑफ कोर्स ये मेरे सोंग चिंगू के लिए है और ये तो बेसिक है। जबकि वो दूसरी आंटी चाकू दिखाते हुए बोलती है वैसे अगर तुमने फिर से किचन से इंग्रेडिएंट्स चोरी करने की कोशिश की तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर साथ ही डडल खाना बनाते हुए थोड़े फ्लैश में चली जाती हैं जहाँ पर डडल की मम्मी उसे बोल रही होती हैं डडल तुम्हें खाना पकाना सीखना चाहिए। डडल बोलती है मेरे को नहीं सीखना, मेरा कल मैच है, मेरे को डोजो जाना है। उसकी मम्मी बोलती है डडल मैं तुमको टाइकेंडो सीखने के लिए जाने देती हूँ लेकिन ये तो बस तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए है। एक लड़की होने का सबसे ज़्यादा पार्ट ये होता है कि तुमको कुकिंग करना भी आना चाहिए। डडल कहती है लेकिन आखिर क्यों, वैसे भी अब तो कुकिंग में बहुत सारे मेल शेफ्स भी हैं और कुकिंग करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और मेरा कल मैच है और ये तो आपका जॉब है, लेकिन माफ़ करना मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी मम्मी बोलती है डडल ये कुकिंग एक जॉब से कहीं ज़्यादा है, तुम नहीं जानती जब अब लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाते हैं प्यार से तो कितना अच्छा फील होता है एफर्ट करने में। दिखाया जाता है इसी बात को डडल याद कर रही होती है और बोलती है ये तो एक औरत की खुशी है, आपको शुक्रिया मम्मी कि आपने मेरे को ये चीज़ सिखा दी। जबकि वो दोनों आंटियां आपस में बहस करने में लगी हुई रहती हैं। एक बोलती है डडल फाइटिंग में ज़्यादा अच्छी है जबकि दूसरी बोलती है क्या तुम देख नहीं रही वो खाना बनाने में ज़्यादा अच्छी है। और फिर दिखाया जाता है डडल का खाना बन जाता है, उसने पैक कर दिया होता है और बोलती है वो ये हो गया इसमें मेरा प्यार भरा हुआ है। और साथ ही वो लंच लेकर जाने लगती है, बोलती है सोंग चिंगू भूखा होगा मेरे को जल्दी से जाना चाहिए। और फिर डडल जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोनों तो क्वीन के शेफ के हाथों का बना खाना खाने में लगे हुए रहते हैं और ये देख के डडल एकदम उदास हो जाती है। तुम फिर से आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल ग्राउंड के ऊपर मीट पकाने की। क्वीन बोलती है इसके वजह ये नहीं है कि सोंग चिंगू के मैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं बल्कि मेरा मन था तो मैंने करवा लिया। जबकि मून खाते हुए कह रहे होते हैं तुमको भी ट्राई करना चाहिए, वो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सोंग चिंगू भी खाते हुए बोलता है डडल सुन बे तुमको भी ट्राई कर लेना चाहिए। डडल मना कर देती है और बोलती है लगता है कि इस लंच बॉक्स को क्लासरूम में बैठकर मुझे अकेले खाना होगा, मेरे हार्ड वर्क तो इग्नोर हो गया। और साथ ही डडल उदास होते हुए वहाँ से जाने लगती है और बोल रही होती है आखिर मेरा लंच बॉक्स इस खाने के साथ कैसे कम्पीट कर सकता है। मून बोलती है अब वो क्या बकवास कर रही है। तभी सोंग चिंगू जाके उसका टिफिन पकड़ लेता है और बोलता है सुन बे ये तुमने मेरे लिए बनाया है ना तो क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, मैं इस टिफिन को अपने साथ घर ले जाऊँगा और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खाऊंगा। वो लोग बोलते हैं कि उन्हें तुम्हारी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ ही मेरे को भी तुम्हारी कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। दिखाती है सुनते से ही डडल अपने इमोशनल हो जाती है और सोंग चिंगू से लिपट कर रोना शुरू कर देती है और बोलती है तुमको ऐसा कुछ पहले कहना चाहिए था, आई हेट यू। मून देखती है डडल की तरफ और बोलती है यहाँ पर कोई मूवी शूट नहीं हो रही है, ऑपरेटिंग करना बंद करो। और फिर इसके बाद ये लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं, इनके फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट आ चुका रहता है और वो लोग देखते हैं और काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं वाओ सोंग चिंगू तुमने तो अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट रैंक करा है, मैंने सोचा था कि तुमने अच्छा करा
है, लेकिन ये तो बहुत अमेजिंग है यार, तुम्हारी बेसिक फिटनेस तो काफ़ी अच्छी है। डडल भी बोलती है जैसे कि मेरे मैन से एक्सपेक्टेड था। सोन चिंग को कह रहा होता है अरे ये तो बस लगता, और किसे पता अगर मैं लकी रहा तो प्राइमरीज को पास करते हुए मेन राउंड में भी पहुंच सकता हूँ। दिखाया जाता है ये सुनते ही डडल और मून बहुत ज़्यादा हैरानी भरा रिएक्शन देती है। सोन चिंग को कहता है क्या हुआ, दिखाते वो हंसना शुरू कर देती है। सोन चिंग को बोलते हैं आगे तुम हंस क्यों रही हो, और वो लोग बोलते हैं माफ करना सोन चिंग, लेकिन ये एकदम इम्पॉसिबल सा है। प्राइमरीज के अंदर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर मेरी मानो तो तुम्हें प्राइमरीज के अंदर अपना बेस्ट स्कोर देने पर ध्यान देना चाहिए, हालांकि होप रखना भी अच्छी बात है। सोन चिंग कहता है शायद तुम सही कह रही हो, वैसे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ प्राइमरीज के अंदर जिसे मेरे बहन भाई मेरे ऊपर प्राउड करें। डडल बोलती है चिंता मत करो, हम लोग है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मून भी बोलते हैं हाँ, और अब तो तुम थोड़ी बहुत फाइटिंग भी सीख ही गए हो। सोन चिंग बोलता है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्राइमरीज के बारे में, वो प्राइमरीज एक ही दिन में एंड हो जाएगी क्यों? मून बोलते हैं हाँ हो जाएगी। सोन चिंग बोलता है प्राइमरीज के अंदर तो 100 से भी ज़्यादा लोग वो पार्टिसिपेट करते हैं, और मैं जानता हूँ कि इसकी फाइटिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ आखिर एक दिन के अंदर 8 लोगों को कैसे सिलेक्ट करते हैं इतनी जल्दी से। मून बोलती है वेल ये ऑब्वियस है क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो पहले ही गिव अप कर देते हैं। सोन चिंग बोलता है क्या गिव अप कर देते हैं, मतलब कि मैच छोड़ देते हैं? मून बोलती है सपोज करो एक सुपर फाइटर है जो कि अपने ग्रुप के सारे ओपोनेंट को क्रश करते जा रहा है और वो एकदम अनबीटेबल लग रहा है, और तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है अगर तुम्हारी फाइट उसके साथ हो जाती है तो तुम पक्का हारोगे। तो ऐसे सिचुएशन में लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, और फाइटर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा ही गिव अप करने का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जिंगे बोलते हैं हाँ अब मेरे को बात समझ में आई, और वैसे तुमने तो काफ़ी टाइम पहले प्राइम रेस में पार्टिसिपेट करा होगा, और क्या तुम्हारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था सेम? मून बोलती है हाँ मेरे टाइम पर भी हुआ था, जब मैं प्राइम रेस में थी तो सभी लोगों ने मेरे ग्रुप के सभी लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया था, सिर्फ एक ही बंदी बची थी और वो डडल थे, वही लास्ट में स्टैंडिंग थे। सोन चिंगू कहता है वाओ मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे से प्राइम रेस में मिले थे। डडल बोलती है और मैं वहाँ जीत गई थी। मुझे चलाते हुए कहती है पिंकी तुम बस एक राउंड जीती थी, 2 राउंड मैं जीती थी, बस एक हार गई थी, इसका मतलब मैं अभी भी तुमसे सुपीरियर हूँ। डडल बोलती है तुम बस इस वजह से जीत पाई थी क्योंकि तुम मेरे से भी ज़्यादा भारी हो, तुम एकदम पिकी हो, तो जो जाहिर सी बात है तुम्हारा जितना ऑब्वियस था पिकी कहेंगे। मून गुस्सा हो जाती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है क्या कहा तूने अभी, जरा एक बार और बोल, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जिंगे पूछता है और क्वीन के बारे में क्या वो भी तुम लोगों की प्राइम रेस में थी, और क्या वो भी अपने ग्रुप में लास्ट तक बची? मून बोलती है हाँ लेकिन ये एक काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है, उसका ग्रुप तो एकदम हेल था। डडल भी बोलती है उसके ग्रुप में काफ़ी डिफिकल्ट अपोनेंट थे, उसके ग्रुप में एक सुनबी थी जिसने अब्रॉड में 1 साल तक पढ़ाई करी थी और वो अपनी हैप्पी किडो के लिए जानी जाती थी, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि सभी लोगों को लग रहा था कि वो ही फाइनल तक जाएगी। लेकिन जैसे ही पहला राउंड स्टार्ट हुआ 13 सेकंड के अंदर वो सुनबी नॉकआउट हो गई और फिर उसे स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ये क्वीन की फर्स्ट फाइट थी लीग के अंदर, और ये पहली बार हुआ था कि उसको देख के 60% से भी ज़्यादा लोगों ने तुरंत ही गिव अप कर दिया था, और सभी सुनबेस उसको टारगेट कर रही थी। और यहाँ पर सुनबेस से मतलब सीनियर्स से है, तो सभी सुनबेस उसको टारगेट कर रही थी, उसको एम कर रही थी, वो उसके एटीट्यूड को फिक्स करना चाहती थी क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कोई थोड़ी अकड़ू टाइप की है, लेकिन कोई उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस निकले, उसने उन सभी को हरा दिया और खुद का रास्ता बनाया। दिखाते ये सब सुनते से सोन चिंग बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है ये तो सोचने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है, अगर तुम जैसे फाइटर्स मेरे प्राइम रेस में हो तो मैं तो पक्का गिव अप कर दूंगा। मून बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसे 20 साल के प्राइम रेस में सारे फर्स्ट ईयर वाले पार्ट ले रहे हैं, चलो देखते हैं कि तुम्हारे ग्रुप में कोई एडवांस लेवल का फाइटर है या नहीं। मेरे को लगता है कि एक नेमी नामी है बस, और इसके अलावा मेरे को और कोई प्रो नज़र नहीं आ रहा। अगर तुम लकी हुए तो तुम 1-2 मैचेस तो जीत ही सकते हो, और साथ ही वो एक की प्रोफाइल के ऊपर रुक जाती है, या फिर हमें थोड़ा जूम इफेक्ट के साथ दिखाया जाता है और फिर कहानी फोकस होता है इस बंदे के ऊपर, और फिर साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में लीमी नाम और किम को दिखाया जाता है, दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उनके रास्ते में कोई बंदा आता है, आवाज़ तो बोलता है हे गुरा है, क्या तुम ही गुरा है क्या लीमी नाम हो? किम और लीमी नाम मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं। लीमी नाम पूछता है तुम कौन हो? किम बोल रहा होता है आखिर तू है कौन? और फिर इसके बाद हमें एक पतली सी गली का सीन दिखाया जाता है। किम बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि उस बंदे ने लीमी नाम को बहुत बुरी तरह से पीट दिया होता है, और वो कह रहा होता है मैंने तो सुना था कि तुम हमारे ग्रुप के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो, क्या यही वर्ल्ड लीग का लेवल है? कितना बोरिंग है, तुम घबराओ मत, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर रियल फाइटर्स होते कैसे हैं। चिंता मत करो, मैंने उसका कुछ भी तोड़ा फोड़ा नहीं है, वो एकदम सही सलामत है, इतना कि वो प्राइम रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है अब मैं तुमसे 2 दिनों बाद मिलूंगा लीमी नाम, और साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें सोन चिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब पर होता है। एक कस्टमर यहाँ से जा रहा होता है तो वो दोनों उसको गुड बाय कह रहे होते हैं। दिखाते वो कस्टमर मैनेजर के पास पहुँचता है और बोलता है मैनेजर मेरे को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एकदम हेवन की तरह है। मैनेजर बोलता है अरे सर आप कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। और फिर दिखाते हैं डल यहाँ पर अपना डब्बा खोल के बैठ जाती है और बोलती है टाटा टाइम है कुछ ब्रेक का। मिस्टर पार्क दीदी से ही बोलते हैं
रही तुम्हारे हाथों से बना लग्जरियस खाने को, तो मैं तो हर दिन एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं तो वाकई में चाहता हूँ डडल कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ। दिखाती है सुनते से डडल शर्माना शुरू कर देती है, बोलती है सर आप तो कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, ये तो बस लड़कियों के लिए बेसिक काम है। जबकि मून तेजी से भागते हुए डब्बे के पास आती है और बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, मेरे को खाना है। जबकि सोंग जिंगो थोड़ा उदास सा हो जाता है, क्यों उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें भूख नहीं है। जबकि मून तो एकदम दबा के खा रही होती है और डडल चलाते हुए उसे रोकती है, बोलती है आप खाना बंद भी कर मोटी। कोई जिंगो से बोलती है क्या तुम कल के मैचेस को लेकर नर्वस हो। जिंगो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं इसको लेकर नर्वस नहीं हूँ तो ये झूठ होगा। अगर मैं अपने मैचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो इस तरह से मैं सभी लोगों को एम्बेरस कर दूंगा जिसने भी मेरे को ट्रेन करने में हेल्प की है। पर मैं अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता हूँ। क्वीन बोलती है तुम काफ़ी बदल गए हो सोंग जिंगो, पहले तो तुम बस भागना और छुपना चाहते थे और सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन अब जरा देखो तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम वाकई में काफ़ी चेंज हो गए हो। और अब क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। एक पावरफुल फिस्ट का होना ये तो बस स्ट्रॉन्ग बनने का एक छोटा सा पार्ट है। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को चेंज करना चाहिए, ये बिगेस्ट चेंज होगा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। देखा तो उसकी बात सुन के जिंगो थोड़ा हैरान हो जाता है। मिस्टर पार्क भी बोलता है हाँ जिंगो, उसने जो कहा वो एकदम करेक्ट है। एक पावरफुल फिस्ट एक आदमी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, तुम फिजिकली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो इसके ऊपर हमेशा एक लिमिट लगी रहती है। और बस एक पावरफुल फिस्ट के साथ तुम स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बन सकते, लेकिन मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और मेरे को लगता है कि तुम वाकई में ट्रूली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और वैसे ये काफ़ी अच्छा आइडिया है फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ज़रा इस बारे में खुद ही सोचो अच्छे से। मिस्टर पार्क की बात सुनने के बाद सोन जिंगू कह रहा होता है सर एकदम सही कह रहे हैं, ट्रूली स्ट्रॉन्ग मैं बस स्ट्रेंथ से नहीं बन सकता, मेरे को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना होगा और यही ट्रूली स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका है। आपका शुक्रिया सर मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन बताने के लिए। मिस्टर पार्क बोलता है वैसे स्ट्रॉन्ग बनने के और भी तरीके हैं, एग्जाम्पल के लिए ये, और ऐसा कहते हुए वो अपने पास से गन निकाल लेता है। मून यहाँ पर आती है और बोलती है सोन जिंगू आखिर तुम इतना टेंशन में क्यों हो, तुमने वाइल्ड हाई के सबसे ज्यादा बेस्ट कोच से ट्रेनिंग ली है तो ज्यादा नर्वस मत हो, चिंता मत करो, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे हो, तुम कल पक्का अच्छा करोगे। सोन जिंगू उसकी तरफ देखता है और सोचता है वैसे इसने जो कहा वो थोड़ी सेंस की बात है, लेकिन मैं इसकी बात के ऊपर अभी बिल्कुल भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता। जबकि डडल पीछे से उसे गुस्से के साथ देख रही होती है और बोलती है पिगी कहीं की। मून बोलती है ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, चलो मैं तुमको अच्छे से समझाती हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हारा जन्म एक नेचुरल टैलेंट के साथ हुआ है, तुम्हारे पास काफी अच्छा स्टेमिना है, तुम्हारा विजन भी काफी अच्छा है, तुम काफी ज्यादा मार खा सकते हो और ब्लोज को भी काफी अच्छे से झेल सकते हो। और सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम इतने टाइम तक एकदम कमजोरी की तरह रहे, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं थी, बल्कि इसकी वजह यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें ऐसा बिलीव है कि तुम कमजोर हो। जरा तुम खुद ही सोचो, इतने कम टाइम के अंदर तुमने इतनी अच्छी तरीके से स्किलों को ऑब्जर्व कर लिया और ये वाकई में काफी अच्छा था। और इस बात को तुम रियलाइज करोगे जब तुम किसी को पंच करोगे और फिर इसके बाद तुम उन चींटियों से कभी नहीं हारोगे जो तुम्हें पहले परेशान क्या करती थी। और मून जिंगू के सीने के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, अगर तुम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो फिर तुम पावरफुल भी बन सकते हो, मेरा वादा है तुमसे। दिखा दिया सुनने के बाद सोन जिंगू सोच रहा होता है सुन भी एकदम सही कह रही है और मैं चेंज हो गया हूँ, मेरे को चेंज होने की ज़रूरत है, मेरे को चेंज होना होगा ना सिर्फ मेरे बहन भाइयों के लिए बल्कि खुद के लिए भी, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है। और फिर दिखाया जाता है सोन जिंगू अपने घर जा रहा होता है और उसके साथ डडल होती है और वो उसको एडवाइस कर रही होती है कि अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें ओवर पावर करने लगे तो रिंग के किनारे पर पहुंच जाना। जिंगू कहता है अगर मैंने ऐसा करा तो हो सकता है कि मेरा पैर रिंग के बाहर चला जाए और मैं हार जाऊं। डडल कहती है अरे इडियट, तुम्हें उस मोमेंट पर अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को उसके खिलाफ यूज करना है, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे पास एक चांस रहेगा टिकने का रिंग के अंदर और साथ ही तुम उसको बाहर निकाल के आउट कर दोगे। जिंगू बोलता है क्या हो अगर हम दोनों ही रिंग से बाहर हो जाएं, वैसे प्राइमरीज में ये चीज थोड़ी परेशान करने वाली है और अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। डडल सुन पे डडल बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैंने इतनी मुश्किल से स्टोन पेपर सीजर जीता है तुम्हारी गार्डियन एंजल बनने के लिए, तो मैं नहीं जानूंगी। जिंगू बोलता है क्या हुआ अगर तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। डडल बोलते है तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। डडल बोलती है आखिर तुम इन छोटी मोटी चीजों के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जिंगू बोलता है मैं जानता हूँ डडल सुन पे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या हुआ अगर तुमने खाया नहीं रखा और कुछ एक्सीडेंट हो जाए, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है मेरी वजह से तो मैं बिल्कुल भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे को ये जानने की जरूरत है कि तुम एकदम सेफली घर पे पहुंच जाओ ताकि मैं खुद
खुद आराम कर सकूँ अच्छे से। दिखाते ये बात सुनते से डडल थोड़ी हैरान रह जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। सोन चिंगू कहता है ठीक है, अब मैं घर पर आ गया हूँ, तुम जा सकती हो। डडल बोलती है ओके, और तुम्हें गुड लक कल के लिए सोन चिंगू, गुड नाइट। सोन चिंगू कहता है ठीक है, एकदम सेफली घर जाना। और फिर साथ ही सोन चिंगू अंदर जाने लगता है। कह रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और लगता है कि बच्चे भी अभी तक सोए गए होंगे। कि तभी डडल उसका हाथ पकड़ लेती है। सोन चिंगू मुड़ के देखता है और कहता है अरे डडल, तुम अभी भी यहीं पर हो। कि तभी डडल उसके करीब आते हुए उसे किस कर देती है और बोलती है सोन चिंगू से तुम्हारा शुक्रिया मेरे इतनी फिक्र करने के लिए, और कल तुम अच्छा करना। और साथ ही वो गुड बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगती है और धड़म करके गिर पड़ती है। और फिर वो उठती है और चली जाती है, जबकि सोन चिंगू वहीं पे एकदम हैरान हुआ खड़ा रह जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली प्राइमरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। सोन चिंगू कह रहा होता है आज के मॉर्निंग क्लासेस के बाद मेरे को प्राइमरीज में अपने मैच अटेंड करने के लिए जाना है। और लास्ट नाइट में काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और थका हुआ था, लेकिन एंड में मैं काफ़ी अच्छे से सोया। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई के ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे होते हैं और यहाँ तक कि न्यूज़ रिपोर्टर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कमेंट्री करने वाले बता रहे होते हैं 1 घंटे बाद प्राइमरीज मैचेस शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर दौड़ेंगे, मतलब कि एक बार में 2 ग्रुप्स की फाइट होगी और 271 फाइटर्स है। और हमने मल्टी टूर्नामेंट राउंड वाला सेटअप स्टार्ट करा है ताकि मैचेस जल्दी से कंप्लीट हो। और स्पेक्टर्स भी रहेंगे, पास ही खड़े रहेंगे फाइटर्स को जज करने के लिए। और यहाँ पर तो काफ़ी सारे फैमिलीज और फ्रेंड्स आए हैं, ये बिल्कुल हग कॉन्सर्ट की तरह लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है सोन चिंगू होता है बैक स्टेज पर और झाके यहीं पर देख रहा होता है। कि तभी मून उसके पास आती है और कान में फूंक मारती है। वो एकदम झटके से मुड़ता है और कह रहा होता है अरे मून बोलती है आगे तुम यहाँ पर ऐसे स्टेचू बन के क्यों खड़े थे। सोन चिंगू अपने भाई बहनों की तरफ देखते हैं और कह रहा होता है अरे सोम जुनहो, तुम लोग यहाँ पर आ गए। और वो दोनों बोलते हैं हाँ, क्वीन हमें यहाँ पर लेकर आई। क्वीन का भाई बोलता है बिग ब्रदर, उन सभी लोगों को हरा देना, मार डालना। जबकि उसकी बहन बोल रही होती है ओपा हारना मत। क्वीन बोलती है मैं इन लोगों के साथ इंस्पेक्टर सेट के पास बैठूंगी। और मून बोलती है जिंग्यो, तुम्हें बस एक ही कोच अलाउड है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सोंग जिंग्यो क्वीन से बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे बहन भाइयों का ध्यान रखने के लिए सुनबे। तभी सोंग जिंग्यो से लिपट जाती है और बोलती है ओपा प्लीज हर्ट मत होना, मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो जाओ। सोंग जिंग्यो कहता है ओके, तुम परेशान मत हो। और फिर कमेंट्री करने वाले बोलते हैं रिंग नंबर 1 के मैच आपसे स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये ग्रुप 25 होता है, यानी कि सोंग जिंग्यो का ग्रुप ही है। और मून देख रही होती है अपने मोबाइल पर और बोलती है अब लोग इसको वर्ल्ड हाई के नेटवर्क से भी देख सकते हैं। और सोंग जिंग्यो तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हारा मैच तो काफी एंड में है। सोंग जिंग्यो भी अपना नंबर देखता है और फिर तभी यहाँ पर गोरा हाई के लोग आ जाते हैं। मून बोलती है क्वेश्चन तो ये है कि नेमी नाम को तुम तक पहुंचने के लिए कितने फाइटरों का सामना करना पड़ेगा। सोंग जिंग्यो का ध्यान जाता है किम की तरफ। किम भी सोंग जिंग्यो की तरफ देखता है, बट वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। कोच कह रहा होता है यू बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैच के पहले हार्ट होने की। किम भी उससे बोल रहा होता है कि तुम वाकई में ठीक हो। नेमी बोलता है अरे मेरी कंडीशन इतनी भी बेकार नहीं है, मैं सही हूँ, ठीक हूँ मैं। किम बोलता है वो बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और मैंने सुना है कि वो हमारे ग्रुप में ही है और मैं तो बस सोंग जिंग्यो को हराना चाहता हूँ। कोच बोलता है अपने नंबर्स पे जाओ। और फिर तभी उन्हें वही बंदा नजर आ जाता है जिसने लेमी नाम को पीट दिया था और वो फोन पे बात कर रहा होता है। लेमी नाम देखता है उसकी तरफ और साथ ही उसके पास पहुंच जाता है। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, कोई है जो मेरे को घूर रहा है। लेमी नाम मुझसे कहता है आज के मैच के लिए गुड लक। और क्या तुम अकेले हो, तुम्हारे कोच और स्टाफ के बारे में क्या। वो बंदा बोलता है क्या कोच, आखिर ये क्या बकवास है, फाइट तो सिर्फ मुझे करनी है, तो आखिर मुझे कोच और स्टाफ की क्या ही जरूरत। लेमिना मुझसे बोलता है मैचअप्स को देखते हुए अगर तुम टूर्नामेंट में टिक जाते हो तो तुम्हारी मुलाकात मेरे से भी होगी और मैं विश करता हूँ कि तुम जब तक टूर्नामेंट में टिके रहो। वो बंदा कहता है मेरे को तो लग रहा था कि तुम डर के मारे प्राइम रेस से अपना नाम वापस ले लोगे, लेकिन तुम तो यहीं मेरे सामने आके खड़े हो गए। वाकई में मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गया यार। किम बोलता है लेमिनाम चलो चलते हैं यहाँ से। वो बंदा अपने सामने बैठी बंदी की तरफ देख रहा होता है जो कि जोर जोर से सांस ले रही होती है और वो उसे आवाज़ लगाता है और बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तुम्हारी यूनिफॉर्म को देखते हुए लगता है कि तुम हैप्पी क्यूडो या जूडो करती हो। वो बंदी बोलती है मैं तो बस कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो बोलता है मेरे को लड़कियों के साथ फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, लेकिन ये तो मैचेस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, स्वरों की तरह शोर मचाना बंद करो और कहीं और जाकर अपना ये काम काज करो। और वो उसके मुंह पे बोल देता है कि तुमको देखते हुए मेरे को बहुत गंदी चिड़ छूट रही है। और फिर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है आखिर ये चुड़ैल डडल है कहाँ पर। जिंगू कह रहा होता है हाँ मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि
कि वो कहाँ होगी कि तभी मून को डडल नजर आ जाती है। वो कहती है आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है, और सॉन्ग जिंग भी देख के हैरान हो जाता है। डडल तो ऑडियंस के बीच में बैठी हुई रहती है बोर्ड पकड़े हुए, माई लव सॉन्ग जिंगो, तुम अच्छे से फाइट करोगे, अगर तुमने प्राइम रेस जीत ली तो मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर नहीं जीती तब भी मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा कुछ लेके रखा हुआ रहता है बोर्ड के ऊपर डडल ने। और ये देखकर कमेंट्री करने वाले भी हंसना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं लगता है कि यहाँ पर एक क्यूट गर्ल है सपोर्ट करने के लिए किसी को। और फिर साथ ही वो अनाउंस करते हैं तो सभी लोग तैयार हो जाओ, कॉम्पिटिशन अब शुरू हो रहा है ग्रुप 1 और 25 का। मून बोलती है अब लोग इस मॉनिटर से दोनों रिंग्स को साथ में देख सकते हैं और तुम जरा ध्यान से देखना, अब ये स्टार्ट होने वाला है। और साथ ही मून देख के थोड़ा चौंक जाती है, बोलती है अरे रिंग 1 के अंदर जो लड़की है वो तो शिबू की सिस्टर है ना, और वो यहाँ पर नंबर 12 की बात कर रही है, यानी कि लीगो स्वेल के। लीगो स्वेल का मैच होने वाला है। लीगो स्वेल बूशो यूज करती है और उसका मैच होगा ली जू हो से, जो कि ब्रेसलिंग यूज करती है। और रिंग नंबर 2 में उसी सफेद बाल वाले लड़के का मुकाबला हो रहा होता है, उसी लड़के के साथ जिसको उसने कुछ देर पहले अभी पिक बोला था, और इस लड़के का नाम हुआंग जिनहो है और सामने वाले का नाम ली ही यून है और उसका फाइटिंग स्टाइल जूडो है, जबकि सफेद बाल वाले के फाइटिंग स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसका नाम होंग जिनहो है। और फिर कमेंट्री करने वाले बोलते हैं ओके तो मैच फाइनली स्टार्ट होने वाला है, भले ये प्राइम रेस है लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आए हैं मैच को कवर करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है, प्राइम रेस के 5 स्टार क्वीन भी आई है इस बार के प्राइम रेस में। दिखाते लीगो स्वेल की सिस्टर उसे बोल रही होती है तुमको थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, वो कहती है ओके सिस। अनाउंसर बोल रहे होते हैं प्लेयर्स को 18 ऑस के ग्लव लाए जाएंगे, ये फाइटर की सेफ्टी के लिए है। दिखाया जाता है हुआंग उन ग्लव्स को पहनने के बाद खुद को जरा मारकर देखता है और शायद इन ग्लव्स से ज़्यादा डैमेज नहीं लगता। दिखाया जाता है बैक स्टेज, सभी लोग स्क्रीन के ऊपर मैच देख रहे होते हैं। जिंगू बोलता है ये थोड़ा अजीब है, मैं पक्का श्योर तो नहीं हूँ लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल तो जोड़ो है ना और उसने ग्लव पहने हुए हैं, तो क्या ये चीज़ उसके लिए डिसएडवांटेज में नहीं रहेगी। मून बोलती है ये एक मल्टी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है, ये कोई सिंगल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नहीं है, इस वजह से फाइटर बेस के लिए जो चाहे वो प्रिपेयर कर सकते हैं रूल्स के फॉलो करते हुए। और वैसे बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा फेवरल बेस है, इसलिए हम लोगों ने तुमको वो सिखाया है और स्पेशली मैंने तुमको ज़्यादा सिखाया है। और पीछे से लीमिनाम और किम भी देख रहे होते हैं उनको। और फिर दिखाया जाता है मैच स्टार्ट हो जाता है और फिर दिखाया जाता है सभी फाइटर्स रिंग में आ जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें जिंगू की बहन सोम को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बोल रही होती है प्लीज आप क्या अपना ये बैग हटा सकते हो, हमको यहाँ पर बैठना है। और वो बंदा सोम से साफ मना कर देता है, बोलता है बिल्कुल नहीं ब्रैड, ये सीट हमारे मेंबर्स के लिए है, तुम कहीं और जाकर बैठो। क्वीन का एक स्पेशल ग्रेडिंग इवेंट होने वाला है बाद में और हमें उसके लिए तैयार रहना है। सोम क्वीन से बोलती है ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते यूं नहीं। क्वीन बोलती है ठीक है तो फिर मैं वो इवेंट कैंसिल कर दूंगी। ये सुनते ही वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं डम आगे तुम होते कौन हो क्वीन के शेड्यूल के बारे में कुछ ऐसा कहने वाली। क्वीन बोलती है मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ और मेरे पास ये करने का पूरा राइट है। दिखाया जाता है क्वीन को देख के वो लोग एकदम चौंक जाते हैं। क्वीन बोलती है हम यहाँ पर बैठकर मैच देखना चाहते हैं। दिखाया जाता है क्वीन की बात सुनते हुए वो लोग बोलते हैं हाँ हम आपकी सारी बात मानेंगे और साथ ही अपने मेंबर्स को आवाज देते बोल रहे होते हैं अरे जल्दी वो उठा के लाओ, हम जानते थे कि ऐसा दिन आएगा लेकिन इतनी जल्दी। और फिर दिखाया जाता है वो क्वीन के लिए एक अच्छा सा सोफा प्रिपेयर कर लेते हैं और बोलते हैं ये तैयार है प्लीज अच्छे से बैठिए। ये देख के सोमो जिंगो के होश उड़े आते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं आगे इस जगह पर ऐसा कोई कैसे प्रिपेयर कर सकता है, वो भी इतनी जल्दी, आखिर कौन यहाँ पर बैठेगा। दिखाया जाता है क्वीन तो जाकर भी बैठ जाती है और ये देख के वो लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं, बोलते हैं अरे तो ऐसी जगह बैठ गई जैसे कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों भी क्वीन के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। कमेंट करने वाले कह रहे होते हैं वाह जरा देखो सभी लोगों की नजरें क्वीन पर है, क्वीन वहाँ बैठी हुई है। और अब यहाँ पर हमारे टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच यहाँ पर स्टार्ट ही होने वाला है। फाइटर्स सारे रेडी हैं और रेफरी भी बोल देते हैं कम ऑन फाइट। और फिर यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट स्टार्ट होते ही वो लड़की जोर से चिल्लाती है। ये देख के हुआंग कहने लगता है आखिर इसमें तो जोर से चिल्लाने के बाद क्या है, क्या तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। और लगता है कि इन सभी लोगों को फाइट देखना काफ़ी पसंद है। तभी वो लड़की बहुत तेज़ से आगे बढ़ती है और हुआंग को पकड़ के पटक देती है ज़मीन पर जोर से और बोलती है इसी वजह से मैं अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल कर रही थी, ज़रा फाइट के ऊपर ध्यान दो। वो कह रहा होता है तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया। और फिर वो लड़की उसके ऊपर बैठ जाती है और अपना पंच रेडी कर लेती है उसको मारने के लिए। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं रिंग नंबर 2 में फाइटर 251 ने इमीडिएटली टैकल कर दिया है और फिर वो हुआंग को पंचेस पे पंचेस मारना शुरू कर देती है। जबकि रिंग नंबर 1 में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ होता, मूवमेंट ही चल रहा होता है उनका और वो लड़की बराबर हुआंग में मारी जा रही होती है। तभी हुआंग बोलता है ज़रा मेरी बात सुनो, ये
पोज थोड़ा अजीब है दिखाया जाता है। यह सुनते ही वो लड़की शर्माते हुए फटाक से खड़ी हो जाती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं अरे क्या हुआ। रिंग नंबर 2 के फाइटर ली हुइन अचानक से खड़ी हो गई है अपने अपोनेंट के ऊपर से। लिंगू बोलती है ठीक है खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भी मार लूंगी। हुआंग कहता है ये मेरा पहली बार है जब मैं इन ग्लव्स के साथ फाइट कर रहा हूँ, क्या इन जैसे सॉफ्ट ग्लव्स से लोग नॉकआउट भी हो सकते हैं, और तुम तो काफ़ी अच्छे से हिट करती हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम तो ऑलरेडी एक्सपी की हो। दिखाती है सुनते से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तेज़ से भगती हुई जाती है हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और हुआंग तो जैसे यही चाहता था, वो उसके पेट में फटाक से जोरदार किक मार देता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, वो पेट पकड़ के वहीं खड़ी रह जाती है। हुआंग उसका सर पकड़ता है और बोलता है इसके लिए तैयार हो जाओ, तो मोटी सुअर कहीं की, और उसमें जोरदार पंच दे मारता है। हुआंग उस लड़की को पंचेस कंटिन्यू मारे जा रहा होता है और देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं लगता है कि फाइटर 251 डाउन हो गई है और रिंग 1 के अंदर के फाइटर्स ने अभी तक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करा है। और फिर दिखा तो लीगो सेल आगे बढ़ती है और उस प्रेशर लड़के के ऊपर अटैक करना शुरू करती है। पंचेस मारती है, किक मारती है, बट वो अपने गार्ड को ऑफ करी रहती है और उसके सारे अटैक्स उससे ही रही होती है। और जैसे उसे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है लीगो सेल को टैकल करने के लिए, बट लीगो सेल उसके अटैक से डॉज कर जाती है। यहाँ तक कि कमेंट्री करने वाले भी बोलते हैं ज़रा फाइटर नंबर 12 को तो देखो, उसकी डॉज करने के स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा लगता है कि उसने पलक झपकते से अपने अपोनेंट के सामने से गायब होकर उसके पीछे आ गई। और दूसरे रिंग में हुआन खड़ा खड़ा अपने ग्लव्स को देख रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना ही हार्ड पंच मारूँ, लेकिन इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। हे पिकी क्या तू ठीक है, अब ऐसा नाटक करना बंद कर जैसे तू मर गई है। ज़रा रुको, ऐसा लगता है कि मेरे पंचेस काफ़ी लाइट हो गए हैं इन ग्लव्स की वजह से, लेकिन मेरा पैर उससे अभी भी डैमेज लगता है कर रहा, और साथ ही वो अपने पैर से उसको मारने लगता है। और बट वो लड़की तभी उसका पैर पकड़ लेती है और उसको डाउन करते हुए लॉक लगा देती है। और अब यहाँ से हुआंग थोड़ी परेशानी में आ जाता है और बैक स्टेज वो सभी लोग इसके ऊपर ये देख रहे होते हैं। चिंगू कहते हैं जरा तुमने देखा उसने कितनी तेजी से उसका पैर पकड़ लिया। मून बोलती है उसको केनी बार बोलते हैं, और वो लड़की जिसने जूडो की यूनिफॉर्म पहनी हुई है लगता है कि उसने इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी प्रिपेयर किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका अपोनेंट एक मेल है। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ, क्योंकि एक मैन की स्ट्रेंथ को फंडामेंटली हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एक मैन की मस्कुलर स्ट्रेंथ को। दिखाते हुआंग पहले तो तड़पता है और फिर उस लड़की के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है और उसके पंचेस से ही वो लड़की शायद नॉक हो जाती है, यहाँ पर हाथ हो जाता है वो उसकी ग्रिप से। और तभी रेफरी भी मैच रोक देती है और डिक्लेयर करती है कि रिंग 2 में फाइटर नंबर 257 हुआंग जीत गया है। और फिर हुआंग नजर घुमा के जब दूसरी साइड की तरफ देखता है तो लीगो स्वेल ने भी अपने अपोनेंट को एक जोरदार किक दे मारी होती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं फाइटर नंबर 3 को फाइटर नंबर 12 लीगो स्वेल ने एक जबरदस्त किक के साथ रिंग से बाहर कर दिया है। तो रिंग नंबर 1 की विजेता है लीगो स्वेल और रिंग नंबर 2 का हुआंग जिन्हो। दिखाते हैं हुआंग लीगो स्वेल की तरफ भी देख रहा होता है और फिर यहाँ पर इन दोनों फाइटर्स को 1 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। और कमेंट्री करने वाले बताते हैं ग्रुप नंबर 1 और 25 से लगभग 39 लोगों ने गिव अप कर दिया है ऑलरेडी कि वो मैचेस नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड का इम्पैक्ट काफी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा और अब सेकंड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। मून पूछती है चिंग्यू तुमको 256 के बारे में क्या लगता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है। चिंग्यू कहता है कि स्पेशलिटी मून बोलते हैं मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता हो। चिंग्यू बोलता है वो तो बस स्ट्रेट फाइट कर रहा है, और वो मनी मन कहता है मेरे को पता है क्योंकि मैंने पहले भी बहुत मार खाई है, और जिस तरह से वो लड़ता है ये कोई फाइटिंग ट्रेनिंग को स्किल नहीं है, वो तो जस्ट स्ट्रेट फाइट है। मून बोलती है मैं थोड़ी बहुत दुखी हूँ, मैं चाहती थी कि तुम उस बंदे के खिलाफ फाइट करो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। सो चिंग्यू कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मून बोलती है बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, इसलिए अब उसका अगला अपोनेंट लीमी नाम है, और तुम जरा ये फाइट ध्यान से देखना, ये तुम्हारी स्टडी के लिए काफी मददगार होगा। कोच लाते हुए कहता है लीमी नाम मुझे अपनी स्पिरिट दिखाओ और जीत कर आना। हुआंग बोलता है हो मैं जरा देखो अब कौन आ रहा है, क्या तुमने ड्रॉप आउट नहीं करा, आगे तुम कितने ज़्यादा पनिशमेंट चाहते हो। हाँ लगता है कि तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और अब फाइट होने वाली है लीमी नाम वर्सेस हुआंग जिन्हो, और दूसरे रिंग में लीगो सेल का मुकाबला होने वाला है लीवो रा से, और ये एक टाइकेंडो यूजर है। और फिर यहाँ पर रेफरीज फाइट स्टार्ट करवा देते हैं। हुआंग बोलता है तुम फाइटर्स कितने ज़्यादा अजीब अजीब ट्रिक यूज करते हो, क्या तुमको फाइटिंग का असली मतलब भी पता है। लीमी नाम कहता है चुप कर और मेरे पास आ। हुआंग बोलता है बेवकूफ तेरा मुंह तो कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है, लगता है कि तेरे को एक बार अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, और मैं तेरे ऊपर बिल्कुल भी ईजी नहीं जाने वाला, तेरा हाल भी उस मोटी कुतिया की तरह होगा। और साथ ही वो लीम नाम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और गाइस बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। इस एपिसोड के ऊपर आप लोग भर भर के लाइक कमेंट करना, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा जल्दी लेकर आऊँ। तो जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।